हेल्थ का सोशोलॉजी चैप्टर हमारा यहाँ पे तीसरा, सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। देखिए, जनजातीय समुदाय टॉपिक है हमारा और कुछ मेन टॉपिक ही आपको कराऊंगा क्योंकि पूरी बुक में कई सारे टॉपिक दिए हुए हैं, क्वेश्चन वहाँ से नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन मेन जो यहाँ से पूछे जाते हैं वो सारे टॉपिक आपको बता दूंगा। तो जनजातीय समुदाय की बात करते हैं। जनजातीय समुदाय क्या होता है? देखिए, आपने एससी सुना होगा देश में, एसटी सुना होगा। जो एसटी होता है शेड्यूल्ड ट्राइब, या फिर इसको हम अनुसूचित जनजाति कहते हैं। ये जो लोग होते हैं ये जनजातीय समुदाय के कहलाते हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि ये जंगलों में रहते हैं, आप ऐसे कह सकते हो, या जंगलों से जुड़े हुए लोग हैं, जनजातीय लोग जो होते थे, और प्राचीन समय से ही भारत में रहने वाले हैं। कई जगह पे मूल निवासी भी कहा जाता है, कई जगह पे आदिवासी भी कहते हैं इनको, ठीक है। इस तरीके से कहा जाता है। तो देखिए, जनजातीय शब्द का प्रयोग ब्रिटिश काल में शुरू हुआ था। लास्ट वीडियो जो मैंने बताई थी वहां पे मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश काल में किस प्रकार से एससी और एसटी शब्द प्रचलन में आए थे, ठीक है। ये शब्द आज भी प्रचलन में है। ये जो जनजातीय आदिवासी जो शब्द होते हैं आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जनजातीय शब्द ऐसे समुदाय के लिए प्रयोग किया जाता है जो बहुत पुराने हैं, यानी ये लोग काफी पुराने हैं, प्राचीन समय से हैं, ठीक है। और जनजातियां ऐसे वर्ग थे जो किसी लिखित धर्म ग्रंथ के अनुसार किसी धर्म का पालन नहीं करते। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये समझ लो इनके बारे में कि ये किसी धर्म ग्रंथ को नहीं मानते, किसी भी धर्म ग्रंथ का ये पालन नहीं करते हैं। ये ना तो हिंदू थे ना ही ये गैर हिंदू, यानी कि ना तो ये अपने आप को ना तो इनको हिंदू कहा जा सकता है ना ही इनको गैर हिंदू। उनके वर्ग कठोर समूह में नहीं बटे थे, ठीक है। इनके जो वर्ग है वो कठोर समूह में नहीं बटे थे। समझो थोड़ा, मैंने लास्ट वीडियो में आपको जाति प्रथा के बारे में बताया था कि जो हिंदू समुदाय है, हिंदू समुदाय जो है वो जाति प्रथा, जातियों में बटा हुआ है। लेकिन ये जो आदिवासी लोग हैं ये अपने आप को कठोर जातियों में नहीं बांटते हैं, यानी ये जातियों में नहीं बटे। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये ना तो हिंदू हैं और ना ही ये गैर हिंदू हैं, ठीक है। इनमें जाति प्रथा भी नहीं थी। इन्होंने गैर जनजाति के प्रति विरोध के रास्ते को अपनाया, क्योंकि देखो होता क्या था कि ये जंगलों में रहते थे, जंगलीय परिवेश में रहते थे और बाकी समाज से इनका इतना जुड़ाव नहीं था, ठीक है। इनकी संस्कृति, इनका रहन सहन, इनका खान पान, इनके रीति रिवाज, इनके तौर तरीके जो थे काफ़ी बाकी समाज से बहुत अलग थे। तो बाकी समाज के लोग भी इनको, जो मुख्य धारा के लोग थे वो इनको पसंद नहीं करते थे। वो इनको जंगली और मतलब आदिवासी और मतलब पिछड़ा हुआ मानते हैं। और सच बताऊं तो ये इनके जो जहाँ ये रहते थे, जिस परिवेश में रहते थे, एजुकेशन के मामले में देखें तो ये सच में पिछड़े हुए थे। जंगलों से प्रेम था, जंगलों में रहते थे, जंगली चीज़ों को अपनाते थे, ठीक है। तो जाति प्रथा वगैरह इनके अंदर नहीं थी, ना ये कोई धर्म ग्रंथ मानते थे। तो जो अन्य समुदाय है उनसे कहीं ना कहीं तनातनी है इनमें, ठीक है। इसी के परिणाम स्वरूप इन्होंने क्या करा, बाकी लोगों के प्रति विरोध का रास्ता अपनाया था। इसी के परिणाम स्वरूप झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य बने हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरीके के माहौल में रहते हैं, किस तरीके का इनका रीति रिवाज है, काफी अलग है इनका। अब बात करते हैं जनजातीय समाज के वर्गीकरण के बारे में। तो इसमें दो तरीके से पढ़ेंगे, एक तो स्थायी विशेषक और अर्जित विशेषक। दो हिस्सों में इसको बांट के पढ़ते हैं। अब स्थायी विशेषक क्या होता है इसको समझिए। देखिए, भारत की जनजाति जनसंख्या व्यापक रूप से बिखरी हुई है। अगर हम देखें भारत की जनजाति की जनसंख्या को, तो ये आप पूरे देश को देखोगे ना, जब मैप आप देखोगे तो आपको पूरे देश में हर जगह ये बिखरे हुए दिखेंगे, हर जगह। कहीं पे इनकी जनसंख्या ज्यादा है, कहीं पे इनकी जनसंख्या कम है, ठीक है। इधर ये ज्यादातर इस तरीके से बसे हुए, ये जो मैं आपको यहाँ पे इस तरीके से बना रहा हूँ मैप में, यूं बसे हुए हैं। बाकी जगह भी हैं पर ये कम है। तो देखिए, जनजातीय जनसंख्या कुछ क्षेत्र में इनकी जनसंख्या काफी घनी है। जनजातीय जनसंख्या का लगभग 85%, यानी इनकी जनसंख्या जो है उसका 85% जो है वो भारत के मध्य भारत में रहता है, ठीक है। मध्य भारत में रहता है 85%। ये पश्चिम में अगर हम बात करें गुजरात से शुरू हो जाता है, गुजरात राजस्थान से लेकर पूर्व की तरफ जाएं तो पूर्व में जो पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, यहां तक ये फैला हुआ है। यानी कि इधर मैं आपको मैप बना के बता देता हूं, यहाँ पे आप समझिए थोड़ा सा इसको। देखिए,
ये कुछ मैप बनाने का प्रयास किया। इधर से अगर हम देखें तो पूरा यहाँ गुजरात राजस्थान से लेके पूरा पश्चिम बंगाल तक, यहाँ तक ये फैले हुए हैं। मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हर जगह ये जो है काफी मतलब आपको इनकी संख्या दिखेगी। जनजातीय जनसंख्या का शेष 15%, 85% तो मध्य भाग में है। जो बच गए 15%, उनमें से 11% जो है वो पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में। नॉर्थ ईस्ट आप देखते हो जैसे असम की तरफ, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उधर की तरफ इनकी जनसंख्या है। और कुछ जगह पे इनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा घनी भी है, ठीक है। बाकी के जो 3% से थोड़े से अधिक शेष भारत में रहते हैं। बाकी जो 3% हैं वो हर जगह बिखरे हुए हैं, पर वो काफ़ी कम संख्या में। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में इनकी आबादी जो है सबसे घनी है कुछ राज्यों में, ठीक है। कुछ राज्यों में तो जनसंख्या भी मतलब वहाँ पे अगर हम बाकी जगह से जनसंख्या की तुलना करें, जनसंख्या भी वहाँ पे कम है, लेकिन आदिवासियों की जनसंख्या देखें तो वो काफ़ी घनी है। वहाँ पे ज़्यादातर जो रहते हैं किसी ना किसी जनजातीय समूह के ही हैं वो लोग। अब बात करते हैं भाषा की दृष्टि से जनजातियों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। भाषा की दृष्टि से जनजातियों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। भारतीय आर्य परिवार, द्रविड़ परिवार, ऑस्ट्रिक परिवार, तिब्बती बर्मी परिवार। तो इस तरीके की भाषाएं ये जो हैं बोलते हैं। और देखो जनसंख्या के आकार की दृष्टि से जनजातियों में बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है। अब देखो कोई जनजाति ऐसी है जिसकी संख्या 70 लाख से भी ज़्यादा है, यानी एक ऐसी जनजाति है जिसकी संख्या 70 लाख से भी ज़्यादा है। कोई ऐसी जनजाति भी है जो 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख तक है। तो दूसरी तरफ एक ऐसी जनजाति भी है देश के अंदर जिसकी संख्या 100 से भी कम है। अब आप सोचोगे कितना अंतर है, यानी एक जनजाति है जिसकी संख्या 70 लाख से भी ज़्यादा है, तो दूसरी तरफ एक ऐसी जनजाति भी देश में है जिसकी संख्या 100 से भी कम है। तो इनके बीच में ये वाला अंतर आपको काफ़ी दिखेगा, ठीक है। ये जो सबसे कम जनसंख्या वाली जो जनजाति है ये अंडमान द्वीप, जो द्वीप समूह है वहाँ पे ये लोग रहते हैं। सबसे बड़ी जनजाति जो है ये ज़्यादातर गोंड हो गई, भील हो गई, संथाल लोग हो गए, मीणा लोग हो गए, बोडो, मुंडा, ये जो जनजाति है इनकी संख्या जो है काफ़ी ज़्यादा है, बड़ी जनजाति मानी जाती है। जनजातियों की कुल जनगणना जब हुई थी 2011 वाली, तो उस 2011 वाली जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या है वो 10.4 करोड़ है। हो सकता है आपके पास पुरानी किताब हो, आप एनसीईआरटी की पुरानी किताब पढ़ते हो तो उसमें 2011 आपको नहीं मिलेगा और ये आंकड़े नहीं मिलेंगे। तो आपकी बुक में क्या होगा, 2001 की जनगणना के अनुसार इसकी संख्या 8.4 बता रखी होगी, ठीक है। तो आप कोई भी आंकड़ा ध्यान दे सकते हो, कोई मतलब इतने क्वेश्चन नहीं आते यहाँ पे, पर आप इसे समझ जाओ। तो स्थायी विशेषक आप समझ गए कि उसमें जनसंख्या का देखा जाता है, वहाँ पे भाषा के आधार पे उसको देखा जाता है, कई तरह के होते हैं। अर्जित विशेषक की बात करें तो यहाँ पे 2-3 चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि इन्होंने क्या करा, आजीविका के साधन बदल लिए। आजीविका के साधन जो है इनके धीरे धीरे बदले हैं। हिंदू समाज में इनका समावेश हुआ है। अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ये ना तो हिंदू हैं ना ही ये गैर हिंदू हैं, ठीक है, नॉन हिंदू हैं। तो ऐसे में कुछ जगह ऐसा हुआ है कि ये हिंदू समाज में ये समावेश इनका होता गया है, यानी धीरे धीरे हिंदू धर्म की तो ओर चल पड़े हैं। आगे देखिए, आजीविका के आधार पे समझते हैं पहले। जनजातियों को मछुआरे, खाद्य संग्राहक, शिकारी, झूम खेती करने वाले, कृषक, किसान के रूप में, बागान के जो रखवाले होते हैं उनके रूप में, औद्योगिक मजदूर की श्रेणियों में बांटा गया है। यानी आजीविका के आधार पे, मतलब आजीविका मतलब काम, ये जो मतलब अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए जो काम करते हैं उसके आधार पे, यानी काम के आधार पे देखें तो कुछ लोग मछुआरे जनजाति से हैं, कुछ खाद्य संग्राहक हैं, कुछ शिकार का काम करते हैं, कुछ झूम खेती का काम करते हैं, कुछ किसानी करते हैं, खेती करते हैं, कुछ बागान देखते हैं, कुछ मजदूर हैं। इन श्रेणियों में इसको बांटा जा सकता है आजीविका के आधार पे। अब बात कर लेते हैं हिंदू समाज में इनका समावेश, तो ये भी आपको समझना है। देखिए कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो हिंदुत्व की ओर सकारात्मक झुकाव रखती है, यानी सही मानती है। कुछ जनजातियां हिंदुत्व को अपनाती भी हैं, लेकिन कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो इसका विरोध भी करती है। दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। कुछ जनजाति ऐसी है जो पसंद करती है हिंदुत्व को, कुछ ऐसी है जो नहीं पसंद करती है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, जनजातीय एक संकल्पना की जीवनी। आपकी हेडिंग है एनसीईआरटी की, समझते हैं इसको। 1960 के दशक में विद्वानों के बीच इस प्रश्न को लेकर विवाद होता रहा कि क्या इन जनजातियों को हिंदू समाज के एक सिरे का विस्तार माना जाए, यानी इनको हिंदू समाज का ही हिस्सा मान लिया जाए, या इन्हें पूर्ण रूप से एक
अलग समुदाय माना जाए, इनको हिंदू ना माना जाए, इनको अलग समुदाय माना जाए। इस पे बहस चलती रही। कुछ विद्वान विस्तार के पक्ष में थे, वो कहते थे कि इनको हिंदू समाज में शामिल कर लेना चाहिए। उनका कहना था कि जनजातियां जातीय आधारित कृषि समाज से मौलिक रूप से अलग है, यानी जो जाति पे आधारित जो समाज है उससे तो ये बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भिन्न। ठीक है, कुछ जगह पे कहते हैं कि बिल्कुल भिन्न है और कुछ जगह पे ऐसे कहते हैं कि ये भिन्न नहीं है। उनको देखा भी जाता है कि भाई अलग अलग विचार है। देखो यहाँ पे जो विद्वान रहे उनके अलग अलग विचार हैं। कुछ ने कहा कि भाई इनको उसमें शामिल करना चाहिए, ये वैसे ही हैं। ठीक है, कुछ ऐसे कहते हैं नहीं ऐसे नहीं है, उनसे थोड़ा सा भिन्न है। कुछ कहते हैं भिन्न है, कुछ कहते हैं भिन्न नहीं है। लेकिन उनके विरोधी पक्ष जो इसका विरोध करते हैं वो क्या कहते हैं, इसे समझिए। विरोधी कहते हैं कि जनजातियां जातियों से बिल्कुल भिन्न होती हैं, यानी जो जातियां हैं उससे बिल्कुल अलग होती हैं, क्योंकि इनमें धार्मिक और कर्मकांड की दृष्टि से शुद्धता और अशुद्धता का कोई भाव नहीं होता। समझिए इसका मतलब क्या है। जाति प्रथा जहां पे हिंदू समाज में थी, इनको हिंदू समाज से अलग क्यों माना जाता है, समझिए। क्योंकि हिंदू समाज जो है उसमें जाति प्रथा थी, है। ठीक है, और यहाँ पे दो तरह की चीजें मानी, कुछ जातियों को नीचा माना जाता है, कुछ जातियों को ऊंचा माना जाता है। ठीक है, यानी कि शुद्धता और अशुद्धता वाली चीजें होती है जाति प्रथा के अंदर। लेकिन ये जो है जनजातीय लोग जो हैं ये धार्मिक कर्मकांड को नहीं मानते, ये शुद्धता और अशुद्धता को भी नहीं मानते हैं। तो इसलिए ही कहते हैं कि ये उनसे भिन्न होते हैं। लेकिन कुछ क्या कहते हैं कि ये भिन्न नहीं होते। तो अलग अलग लोगों के मतलब विचार है इस पे। ठीक है, तो आप समझते हुए चलें। आगे देखिए, मुख्य धारा के समुदायों का जनजातियों के प्रति दृष्टिकोण। जो लोग मुख्य धारा में हैं वो इनको अलग नजरिए से देखते हैं। 1940 के दशक में पृथक्करण बनाम एकीकरण विषय पर बहुत वाद विवाद चला, यानी पृथक्करण वर्सेस एकीकरण पे खूब विवाद चला। कुछ लोग ऐसे थे जो पृथकवाद के पक्ष में थे, अच्छा मानते थे इसको, तो कुछ लोग जो थे वो एकीकरण के पक्ष में थे, अच्छा मानते थे एकीकरण को। तो आखिर ये पृथकवाद क्या है और एकीकरण क्या है, इसको समझिए। देखिए, जो लोग पृथकवाद को सही मानते हैं वो क्या कहते हैं, समझिए। उनका मानना ये था कि जनजातीय लोगों को व्यापारी, साहूकार, हिंदू और ईसाई धर्म के प्रचारकों से बचाए रखने की जरूरत है। ये कहते हैं कि ये जो जनजातीय लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, इनको व्यापारियों से बचाना है, इनको साहूकारों से बचाना है, इनको हिंदुओं से बचाना है, इनको ईसाइयों से बचाना है। ठीक है, इनसे बचाने की जरूरत है, क्योंकि ये सभी लोग जनजातियों को खत्म करना चाहते हैं, यानी इनका अस्तित्व मिटाना चाहते हैं और इनको हमेशा के लिए भूमिहीन मजदूर बनाना चाहते हैं। पृथकवाद वाले लोग ऐसा मानते हैं। जबकि एकीकरण वाले लोग क्या मानते हैं वो समझिए। जो एकीकरणवादी हैं या जो एकीकरण के पक्ष में है, इनका मानना है कि जनजातीय लोग पिछड़े हुए हिंदू ही हैं, वो इनको हिंदू ही मानते हैं लेकिन ये पिछड़े हुए हैं। ठीक है, ऐसा मानते हैं और इनकी समस्याओं का समाधान किया जाए, ये लोग ऐसी बातें करते हैं। ये कहते हैं कि जनजातियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं सरकार को बनानी चाहिए। ये कहते हैं कि सरकार को इनके विकास के लिए योजनाएं बनानी चाहिए, इनके भले के लिए काम करना चाहिए। जो एक ईश्वरवादी है, एकीकरणवादी हैं, वो इनको बेहतर मतलब बनाने की बात करते हैं। लेकिन जो पृथकवाद के पक्ष वाले लोग हैं वो इनको व्यापारी, साहूकार, हिंदू और ईसाई धर्म के लोगों से बचाने की बात करते हैं। तो दोनों में आपको अंतर पता लग गया। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकीकरण वाला इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। आगे देखो, राष्ट्रीय विकास बनाम जनजातीय विकास। मैंने आपको बताया कि ये जनजातीय लोग जो थे ये जंगलों से काफी जुड़े हुए थे, जंगलों से लगाव है इन्हें। अब इनका जो जीवन है कहीं ना कहीं जंगलों के आसपास ही है। अब ऐसे में क्या हुआ, जब राष्ट्रीय विकास की बात आती है तो यहाँ पे सरकार ने क्या करा, बहुत सारे बड़े बड़े बांध बनाए, कई सारे कारखाने स्थापित करे, कई सारे जंगलों को काट दिया, क्योंकि ये जंगल में रहते थे, जंगलों को काटा, खानों की खुदाई की गई। अब जब इतना हुआ तो ऐसे में कहीं ना कहीं इनका रहन सहन जो है वो प्रभावित हो गया। अब अंग्रेजों के समय से पढ़ोगे तो अंग्रेज जब आए थे, अंग्रेजों ने भी इनको जंगलों से निकाल दिया था, जंगलों में इनके अधिकार छीन लिए थे, यानी अंग्रेजों के समय से इनके साथ बुरा हो रहा है। अब विकास के लिए काम जो किए जाते हैं उनमें कहीं ना कहीं बांध बनाना ठीक है, कारखाने स्थापित करना भी अच्छी चीज़ है, खानों को की खुदाई ये सब ठीक है, लेकिन इससे इनको प्रभावित होना पड़ता है, इनको इनकी ज़मीनें छिन जाती है, जंगल छिन जाते हैं, इनको मतलब दुखी होना पड़ता है। तो जनजातीय इलाके देश के खनिज संपन्न इलाकों में से स्थित है, इसलिए जनजातीय लोगों को शेष भारतीय समाज के विकास के लिए, यानी बाकी समाज के विकास के लिए
ज़्यादा ही महंगी कीमत चुकानी पड़ती है इनको, अपना जंगल जमीन सब कुछ छोड़ना पड़ जाता है। विकास से जनजातियों को हानि हुई है। अब आप सोचोगे विकास से कैसे इनको हानि हुई है, सबको विकास से फायदा होता है, लेकिन इनको हानि हुई है क्योंकि जंगल काटे जा रहे हैं, तो इससे इनको नुकसान हुआ। जंगलों में रहते थे, जमीनें इनकी छिन गई, जंगल के कानून भी बन गए, जिससे कि इनको काफी मतलब नुकसान उठाना पड़ा। ठीक है, तो ये समस्या इनकी है। और मुख्य धारा के लोग जो है वो लाभान्वित हुए, वो फायदे में हुए, विकास से उनको फायदा हुआ है, लेकिन इन लोगों को काफी नुकसान हुआ है। तो आपको ये भी चीजें समझनी चाहिए। आगे देखिए, वनों को काटा गया, इन्हें वनों से निकाला गया, इनका जीवन प्रभावित हुआ। एक लंबे संघर्ष के बाद झारखंड और छत्तीसगढ़ को अलग करके अलग राज्य का दर्जा मिल पाया। ये मैं आपको रिपीट हो गया, ये पहले भी आपको बता चुका हूं। आगे देखो, सरकार द्वारा उठाए गए कठोर कदम और फिर उनसे भड़के विद्रोह ने पूर्वोत्तर राज्य में अर्थव्यवस्था और संस्कृति को और समाज को काफी हानि पहुंचाई है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की बात करें, वहां तो जनजातियां ही रहती हैं, वहां पे भी विकास के काम हुए कुछ, और ऐसे में सरकार का विरोध करा गया वहां के लोगों के द्वारा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा और समझिए, समकालीन जनजातीय पहचान। मुख्य धारा की प्रक्रिया में जब इन लोगों को मुख्य धारा में जोड़ा गया, इनके विकास की बात की गई, तो ऐसे में जनजातीय समुदाय के जबरन समावेश का प्रभाव जनजातीय संस्कृति और समाज के और उनकी अर्थव्यवस्था पे पड़ा। यानी कि जब इन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया, तो कहीं ना कहीं इनकी संस्कृति पे, इनके समाज पे, इनकी अर्थव्यवस्था पे इसका असर पड़ा। जनजातीय समाज की जो पहचान है वो धीरे धीरे खोती जा रही है, खो रही है, क्योंकि मुख्य धारा के साथ अंतःक्रिया करते ही उनसे मिलने जुलने लगे हैं, मुख्य धारा के लोगों के साथ जुड़ने लगे हैं। तो ऐसे में जो जनजातीय समुदाय के लिए जो अनुकूल शर्तों पर नहीं होती, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे जैसे मतलब मुख्य धारा के लोगों से जब ये जुड़ते हैं, कहीं ना कहीं इनके लिए वो चीज़ें सही नहीं होती, इनकी संस्कृति को नुकसान पहुंचता है। ये जनजाति है, इसका विरोध भी करते हैं, ये जनजाति जो है ये इसका विरोध भी करते हैं। एक लंबे संघर्ष के बाद झारखंड और छत्तीसगढ़ को अलग करके एक राज्य का दर्जा दिया गया है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य जो है, यहाँ पे जनजातीय लोगों को कई विशेष कानून के तहत रहना पड़ता है। इनको बहुत कम स्वतंत्रता है, जैसे हमको स्वतंत्रता मिली इतनी नहीं मिली, क्योंकि ये जो मणिपुर, नागालैंड जैसे राज्य हैं, इनके नागरिकों को वो अधिकार नहीं प्राप्त जो भारत के अन्य राज्यों को। क्यों? क्योंकि ये उपद्रवग्रस्त राज्य हैं। ये जो राज्य हैं, ये यहाँ पे उपद्रव बहुत जाता है, हिंसा बहुत जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सरकार ने ज्यादा पाबंदी लगा रखी है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले सशस्त्र विद्रोह, फिर उसके बाद दमन किया गया सरकार द्वारा इनका, और कठोर कदम उठाए गए। तो ऐसे में ये मतलब अशांत राज्य घोषित किए गए। यहाँ पे इन लोगों को उतनी छूट नहीं है जितनी बाकी जगह पे मिलती है। लास्ट टॉपिक बात कर लेते हैं, परिवार और नातेदारी। देखिए, इस पे इतना आसान टॉपिक है, इसको मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। हम सभी का जन्म किसी न किसी परिवार में हुआ है। परिवार में माता पिता भाई बहन सब मिलकर रहते हैं। हमारा उनसे लगाव होता है, और ऐसा लगाव हमें किसी दूसरे के साथ नहीं होता है। ठीक है, हमें अपने परिवार के सदस्यों से बहुत लगाव महसूस होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, भाइयों के बीच में विवाद हो जाता है जमीन जायदाद को लेकर, परिवार में ही आपस में लड़ाई हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी होती है। अब देखिए, नातेदारी के प्रकार, नातेदारी जो रिश्तेदारी जो होती है, इसके प्रकार: विवाह मूलक रिश्तेदारी नातेदारी, दूसरा रक्त मूलक नातेदारी। विवाह मूलक मतलब जब विवाह होने के बाद नए रिश्ते जुड़ते हैं, जैसे देवर भाभी, साला साली, सास ससुर, ये सब विवाह के बाद ही मिलेंगे आपको। ठीक है, रक्त मूलक नातेदारी जो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं। तो ये बहुत आसान है, ये आपको दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं, परिवार के भी कई टाइप होते हैं। ठीक है, कई प्रकार के परिवार होते हैं। एक हो गया संयुक्त परिवार, और एक होता है एकल परिवार भी होता है। संयुक्त परिवार क्या होता है, जिसमें दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, मतलब कई सारे लोग, कई पीढ़ियों के लोग एक साथ एक ही परिवार में रहते हैं, वो संयुक्त परिवार होता है, जिसको जॉइंट फैमिली कहते हैं। लेकिन आज के समय में ये चीज़ें कम होती जा रही, खत्म होती जा रही है। अब एकल परिवार ज़्यादा होते जा रहे हैं, यानी कि पति पत्नी और उनके बच्चे, इस तरीके से ये परिवार होता है। इसमें दादा दादी इस तरीके वाला सिस्टम नहीं होता है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था। तो देखिए, मैंने आपको केवल चैप्टर में से वो बताया है जहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे, जहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं।
और बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी भी थी जो हमने छोड़ी है क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे। बाकी आप अपने एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। ठीक है, टाइम कम है, पेपर नज़दीक है, तो जितना हो सकता है उतना कराने का प्रयास है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।